What kind of sounds have the maximum impact on the human system? This we call them as mantras. Bharat is a mantra. Bharat is powerful. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इंडिया तो आगे जाके भारत ही कहलानी है। कल पूरे देश के अंदर में बहुत ही बड़ा बवाल देखने को मिला। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर हर जगह इसी चीज़ के बारे में बात की जा रही थी, हर जगह यही चीज़ डिस्कस किया जा रहा था कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा क्या। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और क्वेश्चन मार्क ये कहाँ से निकल कर आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जहाँ पर लिखा रहता था, वहाँ पर जब G20 के लिए इन्विटेशन भेजा जा रहा था यहाँ पर अलग अलग लीडर को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो पहले तो आप लोग ये बताइए, अगर आपको मौका मिले भारत लिखने के लिए या फिर इंडिया, तो कौन सा आप लोग प्रेफर करेंगे? तो भारत लिखना है तो बी लिखेगा और इंडिया लिखना है तो आई लिखेगा। देखता हूँ आप लोगों की वोटिंग क्या जाती है, ठीक है। बाकी पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को तसल्ली में समझाता हूँ। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कई सारे आर्टिकल हैं अलग अलग तरीके से, इवन इंटरनेशनल मीडिया तक यहाँ पर इसको कवर कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अल जजीरा के द्वारा भी इसको कवर किया गया। तो यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है इंडिया का नाम भारत G20 के इन्विटेशन के अंदर में। तो इससे अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आप लोगों को दिखाई देगी, अब तक भी ऐसा नहीं कि हम लोग भारत शब्द यूज़ नहीं कर रहे थे, हर जगह हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, जब आप लोग पासपोर्ट उठाकर देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है ऊपरी भारत गणराज्य, नीचे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप लोग अपना आधार कार्ड उठाकर देखोगे उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। इवन अगर आप लोग देखोगे अपना पैन कार्ड उठाकर उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिर ये दोनों ही शब्द साथ साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे देश में, ऐसा क्यों है? कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन का नाम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि LIC का नाम ले लीजिए आप लोग, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत पेट्रोलियम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया यहाँ पर। तो अलग अलग नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारतीय डाक बोल देते हैं और इंडियन पोस्ट भी बोल देते हैं। तो दोनों ही नाम लंबे समय से हमारे देश के साथ में चले हुए आ रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? तो अगर संविधान के अंदर में आप लोग जाकर चेक करोगे, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है, बहुत ही तसल्ली में पढ़ा रखी है मैंने आप लोगों को, तो आर्टिकल 1 अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया, यानी कि हमारे देश का नाम, दैट इज भारत। तो अभी मुद्दा यहां पर ये निकाला है कि यहां पर इंडिया भी यूज किया गया संविधान के अंदर में और भारत भी यूज किया गया है। तो क्या हम लोगों को इंडिया और भारत दोनों साथ में लेकर चलना चाहिए, या फिर हम लोगों को इंडिया को रिप्लेस कर जस्ट ओनली भारत रख देना चाहिए? तीसरा ऑप्शन यहां पर यह है, तो क्या हम लोगों को भारत दैट इज इंडिया ये कर देना चाहिए, चेंज करके भारत को पहले लेकर आना चाहिए? तो इसके ऊपर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसके ऊपर बहुत ही तसल्ली में टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं, टेंशन मत लेना। कल डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, बहुत ही प्यारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही तसल्ली में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, शानदार तरीके से। तो उसके लिए टेंशन आप लोग मत लेना। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आया है, इनमें से किसको चूज किया जाना है। तो इसी के ऊपर पूरा डिबेट और डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पर अपोजिशन ने इसको अलग तरीके से लिया, काफी लार्ज स्केल पर। उन्होंने क्या उठा लिया कि यहाँ पर आर्टिकल 52 जो संविधान का है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट के बारे में, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख देते हैं तो ये संविधान के साथ में छेड़खानी की जा रही है। ये यहाँ पर बेसिकली अपोजिशन का बोलना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर इसको अलग तरीके से ले रहे हैं, जैसे कुछ यहाँ पर अपोजिशन वाले इसको ऐसे बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि इंडिया जो है, क्योंकि अभी अपोजिशन ने अपना नाम रखा इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया नाम रखा, तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने इसको नाम को चेंज करके भारत कर दिया। कुछ इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ध्रुव राठी का। इसने क्या किया कि अगर अपोजिशन जो है कल को चलकर अपना नाम मोदी लिख ले तो यहाँ पर क्या मोदी अपना नाम चेंज करेंगे? तो यहाँ पर इनको रिप्लाई दिया गया, वही जो इनका नाम लिया जाता है, आप लोगों को पता है क्या बोला जाता है नॉर्मली, तो ये कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है इनका ये नाम लेकर। तो यहाँ पर कि अगर इनको एक तरीके से ऐसे बुलाया जाएगा तो क्या ये अपना नाम चेंज कर लेंगे? मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल अलग अलग लेवल पर यहाँ पर ये देखने को मिली। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या आता है? मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि अगर आज की डेट में देखो, जब भारत शब्द आप लोग यूज करते हो, ठीक है, तो हमारे देश के अंदर में ये अलग तरीके की फीलिंग आती है कि एक तरीके से भारत वर्ष, अखंड भारत के बारे में नॉर्मली बात की जाती है।
हम लोग थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में अगर आप लोग जाकर देखोगे तो भारत शब्द जो है वो ज़्यादा पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया जो है वो रिसेंट का अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब से खासकर अंग्रेज आए, क्योंकि इंडस रिवर सबसे नॉर्मली निकाल कर लेकर आ जाता था, तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। पर लेकिन भारतवर्ष की हिस्ट्री अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो मैक्सिमम जगह आप लोगों को जो पावरफुल वर्ड निकल कर आएगा वो भारत निकल कर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भारत वर्ड को अगर यूज करना स्टार्ट कर दिया जाते हैं तो मुझे तो लगता नहीं यार इसमें कोई गलती यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाँ, पर ऐसे किया जा सकता है कि लोगों की, देखिए दोनों के साथ में लोगों की इमोशन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्यों ना भारत को जहां जहां पर भारत है वहां पर इंडिया कर दे संविधान के अंदर में, और जहां जहां पर इंडिया है वहां पर भारत कर दे, ऐसा रहेगा। ये क्या सही है? तो मतलब कि एक तरीके से इंपोर्टेंस देने वाली बात होती है। बिल्कुल ही शब्द को हटा दो तो ये भी एक गलत चीज होगी। जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग बोलते हैं ना कुछ भी काम देश के अंदर में होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से भारत सरकार हिंदी में बोलते हैं, उस तरीके से अगर देखोगे, पर इंग्लिश में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ भारत बोलेंगे फिर इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग टीम इंडिया बोलते हो, क्रिकेट के साथ में फीलिंग अटैच रहती है, ठीक। टीम भारत नॉर्मली लोग नहीं बोलते हैं, टीम इंडिया बोलते हैं। तो दोनों ही शब्द जो हैं उन्होंने एक तरीके से अपनी अपनी इमेज बना रखी है, दोनों ही शब्द जो हैं इंडिया के साथ में चल रहे हैं। और अगर देखो, एक तो होता है कि चीज को एक तरीके से इग्नोर करना, एक होता है चीज की यूनिकनेस को साथ में लेके चलना। मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जिसके पास में दो नाम है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो दोनों नाम जो है वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है, हर तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है। पर लेकिन यही बात है, अब हम किसको चूज करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर सरकार जो है भारत ही रख लेती है तो ये भी एक अलग लेवल की चीज देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर चेंज किया जाता है तो इसके लिए आराम से नहीं, इसके लिए संविधान में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कार्टून बहुत ज्यादा वायरल हुआ है इसको लेकर कि इंडिया जो नाम की यहाँ पर अभी बेसिकली एक तरीके से अपोजिशन ने चेंज करके भेजा, तो यहाँ पर इसको अभी भारत से यहाँ पर रिप्लाई मिला, तो ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो अपनी जगह है। पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को याद रखना है। दो आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 1 आप लोगों को याद रखना है जिसमें यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से, और इसी के साथ में आर्टिकल 52 आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके बारे में और जो भी बातें होंगी वो आगे आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगी, क्योंकि जैसे सेशन होता है उसमें क्या रखा जाएगा, उसमें मतलब क्या चीजें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, या फिर इसके बारे में बात की जा रही है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जा रही है, तो स्पेशल सेशन में आखिर क्या होगा, तो वो अभी एक ऐसा पिटारा है जो अब तक खुला नहीं है। जैसे ही खुलेगा वो बातें सामने निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। बाकी आप लोगों का क्या पक्ष है आप लोग बताना। और इसी के साथ में आज है 6 तारीख, यानी कि जन्माष्टमी भी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। भूखा जो भी रहेगा, जो भी फास्ट रखेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गर्मी है थोड़ी सी, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, पानी वानी पीते रहना, ताकि एक तरीके से ना चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से आप लोगों की बॉडी एक तरीके से चीज़ों को सस्टेन कर सके, वरना दिक्कतें निकल कर आएंगी बहुत सारी। तो इसलिए आप लोगों की बॉडी का ध्यान आप लोगों को खुद ने रखना है। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी दिल्ली का ध्यान रख रही है G20 के ड्यूरेशन में। बहुत सारी बातें यहाँ पर रहती है। आज की डेट में एडवर्टीजमेंट का नजरिया चेंज हो गया है। ये आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर का है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बिना न करे किसी किराएदार को वेलकम, तो वेलकम मूवी के उस पर यहाँ पर ये बेसिकली दिखा दिया। अभी G20 की जो मीटिंग हो रही है उसमें दिल्ली पुलिस ने कई सारी एडवाइजरी जारी की है। उसमें ये बोला गया कि जो रूमर मचाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि हर जगह बेसिकली लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लॉकडाउन बेसिकली ऐसा लॉकडाउन नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है, वो भी न्यू दिल्ली के। तो बिल्कुल ये रूमर फैलाना, लॉकडाउन लगेगा और वो सब चीजें, उनसे दूर रहें। तो ये खुद दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर इशू किया गया कि रिस्ट्रिक्शन जो लगेगी इन जस्ट ए स्मॉल एरिया, तो डोंट लिसन टू द रूमर। तो ये खुद यहाँ पर बेसिकली देखो, बेसिक मुद्दा क्या है आप लोगों को पता है। आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा, कल के न्यूज़पेपर में था, उससे पहले भी था। रसिया के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी आने से मना कर दिया, उनके जेन्युइन रीजन है, समझ में आता है। पर लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट ने जो है वो आने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि G20 की जो पर्टिकुलर मीटिंग है वो एक सक्सेस मीटिंग कहलाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एशिया के अंदर में चाइना के साथ साथ में इंडिया को जिस तरीके से अभी उभारा जा रहा है, एक ब्रांड एम्बेसडर के साथ में उभर कर आगे निकल कर आ रहा है, तो वो नहीं चाहता कि इंडिया को चाइना के साथ में जो है वो कंपेयर करके इक्वल रखा जाए। वो हमेशा चाहता है कि मेरा नाम जो है वो बेसिकली कंपेयर किया जाए रसिया के साथ में, उसके यूएसए के साथ में, और मुझे यूएसए से कंपेयर किया जाए, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ में कंपेयर करें। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि देखो, इससे क्या होता है, इससे इंसान को लगता है कि देखो किसी ऐसी चीज के साथ में कंपेयर कर देना जो कि बहुत ही ज्यादा
एक तरीके से पाकिस्तान हमारे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। पर लेकिन चाइना को अगर बोला जाए कि इंडिया जो है चाइना के कंपेयर में कुछ भी नहीं है तो फालतू की बात है, क्योंकि चाइना के कंपेयर में इंडिया जो है बहुत ही एक सटीक पोजीशन रखने वाला देश है अगर हर तरीके से आप लोग देखो। पर पाकिस्तान के साथ में हमको कंपेयर करें तो वो एक तरीके से जेन्युइन चीज नहीं होगी। तो चाइना कहता है कि मेरे साथ को यूएसए के साथ में कंपेयर करो तभी मुझे मजा आता है। उसकी हरकतें भी ऐसी रहती है हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर इंडिया के अंदर यहाँ पर G20 की मीटिंग जो है वो सक्सेस हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी चीजें होंगी उसमें इंडिया का भी आगे रखा जाएगा एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पर चाइना के साथ में कंपेयर करते हुए। और चाइना ये कभी नहीं चाहता है। और सेम चीज देखने को मिली थी 1962 की जब वार हुई थी, उस टाइम पर भी यही सेम चीज देखने को मिल रही थी। इंडिया जो था वो उभर कर सामने आ रहा था और चाइना और इंडिया को बेसिकली एशिया के अंदर में कंपेयर किया जा रहा था। तो चाइना ने जानबूझकर उस टाइम पर बदतमीजी की ताकि इंडिया को पीछे ढकेला जा सके और वो उसकी बदतमीजी जो है कहीं ना कहीं सक्सेस भी रही, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अभी हाँ इसका मुद्दा बेसिकली है कि G20 की मीटिंग को कैसे जो है अनसक्सेस बनाया जाए। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी देश की सरकार की है और इसी के साथ में हमारी भी है कि हम लोग कितने अच्छे से G20 की मीटिंग को जो है वो सक्सेस बनाते हैं एक सिक्योर माहौल में, ताकि आगे आने वाले टाइम पर भी इंटरनेशनल इवेंट जो है वो हमारे देश में देखने को मिल सके। G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर में टोटल मिलाकर 20 आप लोगों को क्या कंट्री देखने को मिलेंगे। नहीं, यही गलत क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। इसके अंदर में 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एग्जाम में आप लोगों से पूछे भी जा रहे थे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। बाकी G20 की मीटिंग होने दो, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है और इसकी सारी बाल की खाल उखाड़ देंगे जब इसकी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तब तक चीजें चल रही है, तब तक आप लोग जो इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये आर्टिकल जो है काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां से, द हिंदू न्यूज़पेपर से। यहाँ पर ये बात की जा रही है लाई सिटी के बारे में। देखता हूं कौन कौन बताता है इसका क्या मतलब है। ये फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कहीं ये बोलेंगे सर हद हो गई है, तो हद नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं सेक्युलरिज्म के बारे में, ये बेसिकली सेक्युलरिज्म शब्द है फ्रेंच से, अगर आप लोग इसको निकाल कर लेकर आएंगे, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा जिसके बारे में आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेक्युलरिज्म वर्ड के बारे में जब बात करते हैं तो एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक पिक्चर कई बार वायरल होती है कि इंडिया शब्द लिखा रहता है INDIA, ठीक है। उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है बेसिकली हम लोग जब उसको काउंट करते हैं इसमें पूरा वो लिखा रहता है, उसमें जैसे हिंदू हो गया, ठीक है, तो हिंदू से आई ले लिया बाद में, ठीक है, एक तरीके से, तो पूरा उस तरीके से जैसे आई ले लिया, फिर जैन हो गया उससे हम लोगों ने एन ले लिया, फिर इसी तरीके से बुद्धिस्ट से डी ले दिया, सिख से, इसी तरीके से इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, तो पूरा इंडिया बनाते हैं हम लोग। यानी कि हमारा पूरा देश जो है वो हम लोग मिलकर रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर जब सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जब बात करेंगे तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, ठीक है। इसी के साथ में डीपीएसपी भी देखने को मिलेगा जो कि पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक का। तो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इसके बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है, वो कहता है कि इक्वलिटी लेकर आओ सबके लिए, उसमें कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ सबको, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग देखते हैं। आर्टिकल 25 तो आप लोगों को फ्रीडम देता है कि आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। 25, 26, 27, 28 वो यही चीजें प्रोवाइड कराते हैं। इवन 29 के बारे में अगर बात करेंगे, 29 और आर्टिकल 30 हमारे देश में वो आप लोग को कल्चरल और एक तरीके से एजुकेशनल राइट प्रोवाइड कराता है, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। बताइए देश के अंदर में कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, देखता हूं कौन कौन से बताता है। आर्टिकल 51A के अंदर जाएंगे जिसको आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, वो भी प्रमोट करता है हार्मनी और ब्रदरहुड को, ताकि रिलीजन के नाम पर सेपरेट नहीं किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेकर 77 तक। उस टाइम पर सेक्युलर जो वर्ड है वो यहां पर हमारे प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया गया। आज तक का याद रखिएगा, प्रीएम्बल के अंदर में, प्रस्तावना के अंदर में एक बार संशोधन हुआ है और वो यही संशोधन देखने को मिलेगा जिसमें वर्ड ऐड किए गए थे। इसके अलावा भी कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, वे वर्ड आप लोगों को बताने हैं। देखता हूं कौन कौन यहां पर उनके बारे में बताता है। इनके हमारे देश में चीजों को सेक्युलर बनाने के लिए ऐसा नहीं कि लिखना है, हमारे देश में नॉर्मली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें, अभी यहां पर ये मुद्दा आ रहा है फ्रांस के सेक्युलरिज्म का, और इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा आप लोगों से
कि किस तरीके से हमारा जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट है। यानी कि जैसे फ्रांस वगैरह ऐसे देश हो गए, उनसे डिफरेंट कैसे आप लोगों को हमारा देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हमारे यहां पर यह बोला जाता है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा रिलीजन है, वो हमारी सोसाइटी के साथ में इस तरीके से मिला हुआ है कि सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन यानी कि राइट डायरेक्शन देने का काम करता है। मतलब किसी भी धर्म में आप लोग चले जाइए, कोई सा भी धर्म ये नहीं बोलता कि चोरी कर लो, कोई सा भी धर्म ये नहीं बोलता है कि करप्शन कर लो, कोई सा भी धर्म ये नहीं बोलता है कि कोई गंदी आदतें आप लोग पकड़ लो। हर एक धर्म आप लोग को राइट डायरेक्शन देता है। तो कई बार धर्म को एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने वाली एजेंसी है जैसे पुलिस है, उनका फ्रेंड बताया जाता है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है चोरी कर लो, चोरी करने से रोकता है। तो ये चीज हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं वो बड़े अच्छे से वो समझते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए हमारा जो बेसिकली धर्म है उसको हमारा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं किया। इसलिए हज की यात्रा पर जा रहा है, अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा है, या फिर कोई भी फेस्टिवल हमारे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सरकार वहां पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है और कई बार रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ से सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि फ्रांस जैसे देश में नहीं देखने को मिलेंगे। वहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी इनके बारे में बात की जाती है। ये तीनों के तीनों शब्द आप लोगों से पूछे हमने किसके संविधान से लिए, तो याद रखना फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये तीनों के तीनों शब्द लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है वो नेगेटिव तरीके से काम करता है। नेगेटिव मतलब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है वो नेगेटिव तरीके से काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो चीजों को रोकता है। रोकता किस चीज को रोकता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीजन के दायरे में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, उनकी हिस्ट्री में हमेशा से गड़बड़ी रही है। उनकी जो चर्च वगैरह हुआ करती थी वहां पर, उसके अंदर में उन्होंने बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार किया एक मिडिल क्लास जो सोसाइटी के साथ में, उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, वहां पर लोगों ने सड़कों पे उतरकर यहाँ पर बेसिकली एक निरकुंस शासन के खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, इनका कोई भी इंटरफियर नहीं होगा। पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर इवन महात्मा गांधी से पूछा गया तो उन्होंने बोला लोगों की आत्माओं में उनका धर्म जो है वो निहित है, तो उसको अलग नहीं कर सकते, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो संविधान में डाला ही नहीं गया। ये बोला गया कि ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे से घर पे आप लोग रहते हैं, कोई आप लोगों को बोले कि मम्मी पापा की, बाबा दादी की रेस्पेक्ट करनी है, ये करनी थोड़ी ना है, ये तो ऑलरेडी मतलब एक तरीके से हमारे अंदर इंक्लूड है कि हाँ हम लोग उनकी इज्जत करेंगे, उन्हीं की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। इसमें थोड़ा ना कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं यार इज्जत नहीं करनी, किसी ने बोला नहीं है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो एक तरीके से घर का माहौल होता है। अगर मम्मी पापा जो हैं वो बाबा दादी की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम भी उनसे सीख कर रेस्पेक्ट करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से लर्निंग प्रोसीजर है जो सोसाइटी में, फैमिली में रहकर हम लोग सीखते हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारे संविधान में वो चीजें लिखी हुई हैं। हमारे अगर देखोगे आप लोग, गांव में जानवरों को भी पूजा जाता है। अभी भी अगर घर पे अगर आप लोग देखोगे गांव में, गाय अगर जैसे फेस्टिवल होते हैं, सबसे पहले गाय के लिए रोटी या फिर पूड़ी वगैरह, हलवा वगैरह निकाल के रखा जाता है, पहले गाय का जाना है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे रिलीजन में ऑलरेडी निहित आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, कौवों को जिवाते हैं हम लोग। ठीक है, किस तरीके से कि सोसाइटी में अगर देखा जाए, हम लोग जो बोलते हैं ना, अभी जो कॉन्सेप्ट नया दिया गया वन वर्ल्ड वन, एक तरीके से हेल्थ के बारे में बात की जाती है, सबको साथ में लेकर चलना, ये ऑलरेडी हमारे अंदर निहित है। हमारी कल्चर के अंदर में इतनी प्यारी कल्चर है हमारी कि दुनिया को हम लोग साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से चीजों को हटाने के बारे में नहीं बात करते हैं, चीजों को इंक्लूड करने के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको हम लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। यही सेम चीज जब आप लोग फंडामेंटल राइट पर और डीपीएसपी पर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहां पर भी आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। हर वो चीज जो किसी चीज को रोकने का काम करती है वो चीज नेगेटिव कहलाती है। जैसे फंडामेंटल राइट सरकार के ऊपर कंट्रोल करते हैं, आप लोगों को अधिकार देते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अगर इसका कोई भी हनन होगा तो बकायदा आर्टिकल 32 इसमें मेंशन किया गया है कि आप लोगों के हनन को रोका जाएगा। कोई भी आप लोगों को हनन करता है तो उसको साइड में उठाकर फेंका जाएगा। ये बकायदा यहां पर संविधान के अंदर में 32 आर्टिकल में लिखा गया है। इसलिए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हरकतें की है, बदतमीजी की है, ऐसे प्रेजेंट गवर्नमेंट न करने लगे यार। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फंडामेंटल राइट सरकार को रोकते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट नेचर में नेगेटिव होते हैं। पर लेकिन ये तो हमारे मौलिक अधिकार हो गए, मूल अधिकार हो गए।
ऐसे ही जब बात करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये कहीं पर भी किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करानी है करा लो, नहीं तो 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, जो जनता अपने आप देख लेगी। तो ये उसको बेसिकली गाइड करते हैं। लिखा ना डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देने वाले, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट मतलब सरकार की, पॉलिसी मतलब उसको जो पॉलिसी बनाती है, यानी कि सरकार की पॉलिसी को डायरेक्ट करने वाले सिद्धांत के बारे में यहां पर बात की जा रही है। डीपीएसपी का जब नाम आप लोग लेते हैं तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं, ना कि रोकते हैं कि हाँ ये करो ये नहीं करो, बताते हैं कर लो यार, ऐसा करोगे तो सही रहेगा। तो इसलिए यहां पर डीपीएसपी में डीपीएसपी पॉजिटिव रहेगी, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट को जब आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट करोगे। तो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है, इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं ओल्ड रिलीजन को, जबकि आप लोग दूसरे कंट्री में जाओगे रशिया में, वो बोलते हैं कि आप लोगों को पब्लिकली रिलीजन को अपना सेलिब्रेट करना ही नहीं है, अपने घरों पे जाकर करो क्योंकि ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है। पर लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर कई बार सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सरकार, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और माइनॉरिटी भी जिस तरीके से कंफर्टेबल हमारे देश में देखने को मिलेगी, इतने देश से शायद ही कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें निकल कर आती है। तो वेस्टर्न जो है उनका पैटर्न अलग रहेगा, हमारा पैटर्न अलग रहेगा। ठीक है, हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि हर एक इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता है, पर लेकिन दिक्कत क्या रहती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में आकर यहां पर सारी चीज धरी की धरी रह जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमारे देश में देखने को मिलती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो सारी माइनॉरिटी, सारे रिलीजन, सारी जो बेसिकली सिस्टम है उसको साइड में रखकर बस वोट के ऊपर फोकस रह जाता है, और उसके लिए फिर कुछ भी इंसान जो है वो करता हुआ नजर आता है। तो बहुत ही प्यारा सा अगर मैं क्वेश्चन भी इसके ऊपर लिखने के लिए दूंगा तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कई सारी कमेटी बनाई गई। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक कम्युनिटी को साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कई बार रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं, उसको रोकना चाहिए हम लोग को। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अभी सच्चर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर फोकस दिया गया कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं, कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती कई सारी चीजों को लेकर। इसमें बहुत बड़ा रोल उनके लीडर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कम्युनिटी पीछे रहती है। ठीक है, उनके लीडर चाहते ही नहीं उस लेवल पर लेकर आना, तो इसलिए यहाँ पर लीडर जो रहते जैसी लीडरशिप रहेगी। एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक साइड में जो है मदरसे चल रहे हैं, वहां पर क्या सिखाया जाता है, तो वहां पर बिल्कुल लो लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही माइन्यूट सी कुछ एजुकेशन किया जाता है, थोड़ा बहुत। और बच्चे को क्या चाहिए, उसको चाहिए आज के डेट में लेटेस्ट चीजें, ताकि वो जाके कॉम्पीट कर सके। इसलिए मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा गांव में लोकल लेवल पर जो एक तरीके से एजुकेशन लेवल जो रहता है उस पर अगर देखा जाए तो वहां पर बच्चा कॉम्पीट नहीं कर पाता है। जब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आता है वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पाता है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है जब यहाँ पर कोई सीबीएसई का आईसीएसई का बच्चा पढ़ा हुआ आता है, इसलिए वहां पर सारे पीछे छूट जाते हैं फिर। तो इसलिए चीजों में चेंज करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो लीडरशिप है, अगर वो आगे निकल कर आएगा तो सिस्टम जो है काफी अच्छे लेवल पर चेंज होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप लोगों को आगे लेकर यहां पर चलनी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इंटरव्यू में भी आप लोगों से कई बार इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग इसको लेकर कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीजें समझ गए होंगे। अब कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों से सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस का सेक्युलरिज्म अच्छा है कि हमारा, बताइए अब कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जल ही जीवन है, उसी के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। और ये इंपॉर्टेंस इसकी आप लोग समझ सकते हैं जल ही जीवन की। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट कि जिस तरीके से वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है, पानी कमी देखने को मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से निकल कर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नीति आयोग ने भी खुद यहाँ पर बोल चुकी है कि आज की डेट में इंडिया का 50% से भी ज्यादा पोर्शन ऐसा है जो कि पानी की किल्लत में यहाँ पर जूझ रहा है, खासकर जब गर्मियों के बारे में बात करते हैं। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2019 के बजट में यहाँ पर अनाउंस किया गया था जल जीवन मिशन। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। भाई ये मत बोल देना 2019 का क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं अभी सीडीएस का पेपर देकर आए तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे, ये बोला था 2019 में ये हुआ था, तो 2019 का क्वेश्चन। तो देख, क्वेश्चन हो सकता है कि 19 में वो चीज पब्लिक में आप लोगों को देखने को मिली हो, पर लेकिन फिलहाल रिसेंटली भी वो अभी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिली है। ठीक है, जैसे जल जीवन मिशन पे अगर कल को क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग ये बोलोगे कि 2019 का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो नहीं है ना।
क्योंकि अभी यहाँ पर ये क्यों न्यूज में आया, अभी इसलिए न्यूज में आया कि 13 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है खासकर गांव वाले एरिया में टैप वाटर यानी कि पानी की जो टोटी वाला कनेक्शन जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी न्यूज में आ गया, तो इसका सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो जल जीवन मिशन जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। और 2019 से और आज तक का अगर आप लोगों ने लेक्चर फॉलो किया है तो कईयों बार ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई है, जो खुद यहाँ पर पीआईबी के द्वारा पब्लिश की गई थी और पीआईबी के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, यानी कि सरकार डेटा प्रस्तुत कर रही है, तो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अभी टारगेट अचीव करने के लिए हम लोगों ने 2024 यहां पर बेसिकली साल चुना था कि हर एक घर में, गांव के अंदर में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा सरकारी नल के देखने को मिल जाते हैं, घरों के अंदर में नल के देखने को मिल जाते हैं, पर लेकिन पानी की टोटी जो है वो इतने लार्ज स्केल पर देखने को नहीं मिलती थी पहले। पर लेकिन अभी फिलहाल देखोगे तो मैक्सिमम गांव में इसको यहाँ पर पानी की टोटी को पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को प्रॉपर पानी मिल सके, उनको दिक्कत न झेलनी पड़े। और टारगेट 2024 तक रखा गया था कि सारे गांव के सारे लोगों को कवर करने का, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई की बात की जा रही है मैनेजमेंट साइड पे, कि कैसे लोकल लेवल पर वाटर को हम लोग सही से लेकर चल सकते हैं, सही से सप्लाई कर सकते हैं। कवरेज के बारे में बात की जा रही है, सेंटर और स्टेट दोनों सरकार मिलकर यहाँ पर काम करेंगी। कितना कितना परसेंट रहेगा यहाँ पर वो भी बातें करूंगा आप लोगों से। और सबसे बड़ी बात यह है, पानी होगा तो पानी लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तो इसलिए पानी को सेव करना जरूरी है। खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जाती है कि बारिश में जो भी पानी बरसता है उसको आप लोगों को हार्वेस्ट करना है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। अचीवमेंट क्या है फिलहाल अभी अगर आप लोग देखो, जल जीवन मिशन में 13 करोड़ जो है गांव वाले जो है उसमें कनेक्ट हो चुके हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर ये बोला गया कि पिछले 4 सालों के अंदर में अगर आप लोग काउंट करोगे, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जैसे गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 3 यूनियन टेरिटरी जिसमें पुदुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव वाला एरिया, अंडमान निकोबार, ये सारे मिलाकर 100% यहाँ पर अपना कवरेज कर चुके हैं, जो कि पानी टोटी का पानी यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। इवन बिहार और मिजोरम भी 90% से ऊपर यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं। और ये जो एरिया यहाँ पर बताए गए हैं सारे, ये प्रॉपर एडुकेट पानी की सप्लाई मिल रही है। ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है बन गई और चल नहीं रहा है काम। 145 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1,86,000 के करीब जो गांव हैं वो 100% कवरेज यहाँ पर कर चुके हैं। तो यानी कि सप्लाई जो अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल रही है टैप वाटर की, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर में यहाँ पर ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो 3 करोड़ से 13 करोड़ यानी कि 10 करोड़ लोगों तक किसी चीज को पहुंचाना, हर घर जल जीवन मिशन में यहाँ पर ये चीजें इतने लार्ज स्केल पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो 15 अगस्त 2019 को यहाँ पर अनाउंस किया गया था और अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2023 के अंदर में, तो यहाँ पर इस ड्यूरेशन के अंदर में ये अच्छे से लोगों तक पहुंचा दिया गया है। तो ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हो। और इस तरीके जो अचीवमेंट होते हैं उसको अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पानी जो लोगों के पास में पहुंचे तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इसी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन 2019 में लाया गया था। इसमें टारगेट क्या था 2024 तो आप लोगों को पता है, पर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर FHTC क्या है। यहाँ पर ये FHTC देखने में थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, पर लेकिन ये शब्द आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि टोटी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वैसा टोटी लग गई बस, टोटी में से पानी भी आना चाहिए, और पानी भी कैसा आना चाहिए, पीने लायक पानी आना चाहिए, ताकि वो ड्रिंकेबल वाटर है। ऐसा नहीं कि बस आ रहा है धुंधला पानी और पता नहीं कैसा कैसा पानी, वो फिर नहीं होगा। और टारगेट क्या था, पर पर्सन पर डे 55 लीटर एक इंसान को पानी मिलेगा। आप लोग देखिएगा जब आप लोग नहाने जाते हैं तो कितना पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, एक बाल्टी होती है ना घर में, तो कितने लीटर की बाल्टी होगी वो, तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा 55 लीटर में माना गया था कि एक इंसान की जो जरूरत है वो अच्छे से क्या हुआ, एक इंसान की जरूरत है वो अच्छे से पूरी की जा सकेगी, इनका ये मानना था। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। और फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर बेसिकली वाटर सप्लाई सिस्टम जो है, वाटर कनेक्शन के बारे में बात की गई। मिशन ये थे एक फंक्शनल होने चाहिए, ठीक है। वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने की बात की गई, क्योंकि पानी अगर ऐसा आ गया कि उसमें से नाली की बदबू आ रही है तो फिर गलत होगा। तो पानी की क्वालिटी और पानी का टेस्ट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। क्या हो गया, खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली में।
इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी को कंजर्व भी करना है, इसके साथ में भी काम को लेकर चलना है आप लोगों को। और इसी के साथ में यहाँ पर ड्रिंकेबल वाटर का जो सोर्स है उसके ऊपर ही फोकस आप लोगों को देना है। ड्रिंक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, अगर गंदा पानी आ रहा है उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, फिर से कैसे रीयूज करना है उसके बारे में बात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, हमारे पास में सामान है पर लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम है। अगर गंदे पानी को ट्रीट कर कर हम लोग उसी पानी को इस्तेमाल कर ले अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए जो पानी बेसिकली घरों में नॉर्मली अगर बारिश के टाइम पर बरसता है उसको वाटर टैंक में इकट्ठा करके अगर उससे हम लोग अपने ही घर में जैसे बागवानी करते हैं, कई बार हम लोग अपने घर में गार्डन बना के रखते हैं, तो उसमें पानी को इस्तेमाल किया जा सके, या फिर उसको ठीक अगर पानी वो हो जाता है उससे अपने घर में जैसे कि अपने गाड़ी वगैरह, स्कूटर, साइकिल, बाइक वगैरह, अपनी कार वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, इनको धुलने के काम में उसको लिया जा सके। बहुत सारी चीजें ऐसी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं जो कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जगह पर हम लोग एक ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल प्योर पानी है। समझ रहे हैं आप लोग, वो पानी ऐसा पानी है जो कि एक बिल्कुल प्योर पानी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खतरनाक लेवल पे हम लोग पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर पानी समिति के बारे में बात की गई, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके, मैनेज किया जा सके अलग अलग लेवल पर। और ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसमें सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना है, ठीक है। तो यहां पर दोनों को मिलकर काम करना है। तो यहां पर 90% पैसा दिया गया सेंटर के द्वारा और 10% दिया गया स्टेट के द्वारा। कहां पर, जो हिमालयन वाले राज्य हैं, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें आप लोग, उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके के राज्य में, और नॉर्थ ईस्टी राज्य में, क्योंकि यहां पर नॉर्मली आप लोगों को देखेगा ज्यादा खेती बाड़ी होती नहीं है, ना ही ज्यादा इंडस्ट्री है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम पैसे यहां पर देती है। बाकी दूसरे राज्य हो गए जो कि प्लेन वाले राज्य हैं, साउथ इंडिया वाले राज्य हैं, उन सब में 50% बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये 50% तुम दो, 50% हम देंगे। और बाकी के जो यूनियन टेरिटरी आप लोगों को पता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहां पर 100% जो है पैसा वो कौन देगा, वो देगा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं कई बार। तो यहाँ पर इसके अंदर में अगर पानी समिति बनाई जा रही है, प्रॉपर चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, तो 10 से 15 मेंबर रखे जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है एटलीस्ट 50% वुमेन, यानी कि वुमेन इंपावरमेंट का भी काम कर रही है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग देने बैठो आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट का भी ध्यान रखा गया है काफी अच्छे से, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी के साथ में जो आशा वर्कर होते हैं, एक्रीडेटेड सोशल एंड हेल्थ ग्रुप, आंगनवाड़ी टीचर, तो सबको इंक्लूड किया गया है। ताकि देखो एक टीचर है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पानी को सेव करना है, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूं। ये चीजें अगर कोई बच्चा सुन रहा है और वो जाकर अपने घर पर इस चीज को इंप्लीमेंट करता है, तो क्या होगा, यहां से आप लोग हर एक घर में चीजों को सुधार सकते हो। तो ये काफी अच्छे लेवल पर काम किया जा सकता है। और जितनी छोटी यूनिट पर हम लोग काम करेंगे, छोटी यूनिट का मतलब क्या होता है, एक तो चीज हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बोलकर छोड़ दी, दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ गई, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पे आ गई, चौथा है पंचायत पे आ गई, और पंचायत से भी स्कूल के अंदर में, स्कूल से भी लोगों के घरों में आ गई। तो इस तरीके से जब चेन क्रिएट होती है, वो चीज के रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर ढंग से हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो काफी शानदार तरीके से इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और फिर यहाँ पर चीजें भी सही तरीके से चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके ओवरऑल अगर आप लोग कवरेज देखोगे, तो हर घर जल योजना के तहत में हम लोग काफी लार्ज स्केल पर 50% पॉपुलेशन तक लगभग पहुंच चुके हैं। बोला जा रहा है कि 100 डिस्ट्रिक्ट, इसी के साथ में 1144 ब्लॉक, लगभग 66,000 ग्राम पंचायत, लगभग 1,37,000 के करीब जो विलेजेस हो गए, ये घर घर जल योजना के तहत में आ चुके हैं। कई सारे स्टेट जो 100% जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये वही डेटा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि स्कीम अगर कल को क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, जल जीवन मिशन के बारे में बताइए, कौन सी स्टेटमेंट जो है आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर इनकरेक्ट है। बोला गया कि ये लॉन्च की गई थी 2018 में। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि 55 लीटर पानी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और वो भी फंक्शनल किसके थ्रू, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको फॉलो करके चलती है। तो वैसे तो आप लोग बोल दोगे, अगर आपको पता होगा यार ये तो पढ़ा था बहुत अच्छा, बी आंसर हो गया, पर लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आंखें खुली नहीं। यहाँ पर नोट पूछा गया है, नोट अगर नहीं देखोगे या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड जो कि आपके लिए ही सिंगवा के रखा गया है, तो वो क्वेश्चन को ले डूबेगा आप लोग, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको हमेशा पकड़ के रखना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर हो गया 2019 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। ये सारी चीजें 2019 में ही आप लोगों के सामने निकल कर आए थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ये टॉपिक मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया, क्वेश्चन के थ्रू कवर करूंगा ताकि अच्छे से आप लोग इसको समझ सकें। इसमें भी ध्यान रखना, नोट पूछा गया है। और ये जल जीवन मिशन को ऐसा नहीं, हमारे ही देश में इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया। इसने बोला
कि इसकी वजह से 4 लाख के करीब जो डेथ होती है यहाँ पर डायरिया की वजह से, जो बच्चों को दस्त लग जाते हैं पानी गंदा आने की वजह से, वो हम लोग बचा पा रहे हैं, अवॉइड कर पा रहे हैं। 14 मिलियन ये डिसेबिलिटी हो जाती है कई बार गंदे पानी और इन सब चीजों की वजह से, डायरिया की वजह से, और इसकी वजह से 101 मिलियन $US हम लोग सेव कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम पानी लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है घर में? ये तो मम्मी की, बहन की। अगर गांव वाले एरिया में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा दूर से पानी लेकर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी के बारे में बातें करता है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि डेथ रोकी जा रही है, इसी के साथ में अवॉइडेंस ऑफ डिसेबिलिटी जो यहां पर नॉर्मली देखने को मिलती है 14 मिलियन के करीब देखने को मिली यहां पर, ये डेली के हिसाब से, और सेव कर पाए 101 मिलियन। ठीक है, बिलियन की बात की जा रही है ना कि मिलियन की। तो वहां पर क्या था? वहां पर मिलियन बोला था। और जेंडर इक्वलिटी की तो बात होगी, तो इनकरेक्ट पूछा था यहां पर, तो इनकरेक्ट में आप लोग यहां पर देखते हैं तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। पर लेकिन अगर कुछ नहीं भी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए यहां पर, तो आप लोग क्वेश्चन के साथ में इसको जरूर मेंशन करिएगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गया। अभी यहां पर इसी के बारे में मैंने बोला था कि आप लोगों से बात की जाएगी। यहां पर ये देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके बारे में बोला गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नोट, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा सब सिटीजन को इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन इंपावरमेंट लोन। ये क्या होता है? ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी लाता है। अगर आप लोग ये मोहल्ले में सड़क बन रही है, आप लोग उस सड़क बनाने वाले का, जो भी वहां पर सड़क बना रहा है, आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी डाल के चला गया, इनडायरेक्ट वे में तो आप लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वहां पर आपके टैक्स पेयर की मनी जा रही है वहां पर, तो हम लोग को जागरूक रहना पड़ेगा इसको लेकर। तो इसी के बारे में बात की गई, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बोला गया, वो भी किस तरीके से कि सिटीजन के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करता है यहां पर, ये बोला गया। ठीक है, तो इसको यहां पर अगर आप लोगों को लिखना था तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताना पहले, फिर आप लोगों को डिस्कस करना था यहां पर कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये बात यहां पर आ गई। ठीक है, अब आगे चलकर क्या आ गया? आगे चलकर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोगों को जो स्टेटमेंट बोली गई है उसी को सिग्निफिकेंस आप लोगों को दिखाते हुए दिखाना है कि हाँ, ये एक तरीके से उसी को दोहराते हुए, इसका इंपॉर्टेंस बताते हुए आप लोगों को उसको कंक्लूड करना है। अब इसका जब आंसर लिखा गया तो यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, अवेयरनेस फैलाता है, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। ठीक है, पब्लिक का स्टैंडर्ड जो है सर्विस का पता चलता है, वो सारी चीजें होती है। पर लेकिन इसी के साथ में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। जब यहां पर किस तरीके से आप लोग इसको लेकर आ रहे हो, तो उसके एग्जाम्पल यहां पर दिए गए थे। तो ये हो गया था क्वेश्चन। फिर कंक्लूजन में आ गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा है। अब यहां पर ये क्वेश्चन था परसों का। अब कल का क्वेश्चन क्या था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस कंसर्न। तो क्वेश्चन में राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब नहीं कि दोनों में एक ही चीज चिपका दोगे। अब यहां पर क्या करना है कि आप लोगों को उसके रिलेटेड जो भी एक तो इंट्रोडक्शन देना है, फिर यहां पर कंसर्न क्या है उसके साथ में। अब कंसर्न क्या होंगे? कंसर्न जैसे कि लो पब्लिक अवेयरनेस। आज तक आप लोगों ने कोई आरटीआई फाइल किया है? थ्रेट रहती है अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट फाइल कर देता है, दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है। और फिर सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम का आप लोगों को यहां पर लिखना है कि ट्रेनिंग करो ऑफिशियल को, ये सारी चीजें, कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर यहां पर आप लोगों का फिर कंक्लूजन आना है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक पर है आरटीआई पे, पर दोनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। ये चीजें कब आएगी? ये चीजें तब आएगी जब आप लोग रेगुलर आंसर लिखोगे। तो कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग तभी चीजों को कर पाओगे अगर रेगुलर देखकर चलोगे। और कल तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, दिल चाहे बस लिखते ही जाए। ठीक है, तो जो सर हैं जो पोस्ट करते हैं, कह रहे हैं कि सर जब से मैं कनेक्ट हुआ पर्टिकुलर इस ग्रुप के साथ में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सीरियस बच्चे हैं। कह रहा है कि सर मैंने कई जगह काम किया है, पर जितने सीरियस तरीके से बच्चे यहाँ पर चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सर ये चीज़ मैंने इससे पहले शायद ही कहीं देखी है। मैंने बहुत जगह बेसिकली क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने काम किया है मेंस अपना देने के बाद में, पर इतने सीरियस बच्चे मैंने इस तरीके से काम करते हुए और एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हुए मैंने कहीं पर नहीं देखे। ठीक है, तो ये SLV फैमिली को जो है अप्रिशिएट कर रहे थे सर। और इसी के साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही बोला कि सर अगर मुझे लगा करेगा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, जैसे RTI के बारे में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो उसको भी प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, हालांकि ये नोट्स वाले ग्रुप में भी डाल दी थी, जो कि नोट्स वाली क्लास है वहां पर भी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करो हिंदी और इंग्लिश में, और अच्छे से इस चीज का फायदा उठाना आप लोगों को। ठीक है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ये क्लासेस बेसिकली आप लोग को, एक मिनट यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आंसर राइटिंग अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, फिर एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं, या फिर जो नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं।
और जिसको लग रहा है एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जाना है, एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर जाकर आप लोगों को अपना कंप्लीट करने के बाद में पेमेंट स्क्रीनशॉट इस पर भेज देना और थोड़ा सा इंतजार कर लेना, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग ग्रुप में एंड हो सके यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये तरीका है जो कि आप लोग को आसानी से यहाँ पर पहुंच जाओगे आप लोग। ओके, जाने के बाद में पार्टिसिपेट करना, जैसे दूसरे बच्चे जो है आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कला है यार, ये माँ के पीठ से सेक कर नहीं आता कोई, इसके लिए आप लोगों को काम करना ही करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों को हर महीने देखने को मिलती है। अभी जैसे सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है तो अगस्त का मंथ गया है, तो अगस्त के महीने की न्यूज आप लोगों के सामने आ गई। ये है पीएमआई के बारे में। ठीक है, पीएमआई क्या होता है पूरा डिटेल में समझेंगे। अगस्त के महीने का डेटा अभी निकल कर यहाँ पर सामने है, तो हर महीने का आता है। ये डेटा तो याद नहीं रखना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हर महीने आता है वो तो। ठीक है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है उसका आउटपुट बोला गया, मेजर किया गया यहाँ पर स्टैंडर्ड पुअर के द्वारा। इसमें यहाँ पर ये जो पीएमआई होता है इसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जाता है। अगस्त के महीने में बोला कि यहाँ पर अगर देखोगे 13 ईयर हाई 62 इन जुलाई, 60 पर पहुंच गया अगस्त में, यानी कि घट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पहले जो था उससे नीचे आ गया। ये घटता बढ़ता कैसे है, ये यहाँ पर कुछ तो डेटा आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे कि कैसे कैसे ऊपर चल रहा है। 20 में तो बिल्कुल ही नीचे आ गया था क्योंकि कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, फिर यहाँ पर ऊपर गया था और फिर अभी नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। बाकी ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओ। इसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जैसे कि इसमें जो नंबर लिए गए हैं वो 0 से लेके 100 के बीच में लिए गए हैं। ठीक है, 0 से लेके 100 के बीच में इनका मानना क्या है, इनका मानना यह है कि 0 से लेके जब 50 तक जाते हैं तो 50 एक मिड नंबर आता है यहाँ पर, तो मिड नंबर आता है तो इसके नीचे अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि वो जो सेक्टर जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और 50 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसका एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है। तो 0 से 50 के बीच में 50 को यहाँ पर एक मीडियम पॉइंट यहाँ पर माना गया है। और ऊपर अगर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैंने बताया, और नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है ये आप लोग याद रखना है। ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है और नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर ये देखा जाता है इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, तो पहले महीने में कैसा रहा। पहले महीने में जैसे अभी मैंने बताया कि पहले महीने में वहां पर 62 यानी कि 62 देखने को मिल रहा था, अभी यहां पर 60 आ गया, तो इसका मतलब कम हो गया यहां पर। तो इससे देखा जाता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है या फिर इकोनॉमी घट रही है। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पर्पज क्या है इन सब चीजों को इकट्ठा करने का, पर्पज यहां पर यह अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास में रहेगी तो करंट और फ्यूचर जो बिजनेस कंडीशन है देश के अंदर में, डिसीजन मेकिंग जो है हमारे देश के अंदर में, जो इन्वेस्ट करने वाले हमारे देश के अंदर में, उनको एक प्रॉपर डेटा मिल जाएगा जिसके बेस पर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगी। तो यानी कि आप लोगों को पता चलेगा, अगर मान लीजिए किसी देश में आप लोग जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे देश से लोग जाते हैं, और वहां पर अगर पता है हम लोगों को क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या सही चीजें देखने को मिल रही है, तो फिर हम लोग आइडेंटिफाई यहां पर कर पाएंगे आसानी से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक ट्रेंड बताता है, इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा चल रहा है। और अच्छी बात ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है और सर्विस के बारे में बताता है, यानी कि दोनों सेक्टर को साथ में लेकर चलता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब हम लोग कोई भी सामान बनाते हैं, सर्विस मतलब जैसे मैं टीचिंग की सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ड्राइव आफ्टर मंथली सर्वे यहां पर इन डिफरेंट कंपनीज, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 2 टाइप ऑफ पीएमआई आप लोगों को नजर आते हैं। एक तो है यहाँ पर पीएमआई जिसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हो, और पीएमआई जिसको आप लोग सर्विस बोलते हो। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये यहाँ पर जब निकाला जाता है, इसमें 400 से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग एरिया है उनको काउंट किया जाता है, उसके बेस पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सर्वे किया जाता है ईच मंथ यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग डेटा भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि IHS जो मार्केट है, लंदन बेस्ड जो ग्लोबल लीडर इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स है, इनके डेटा जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड कैसे चल रही है। यानी कि पूरा काम ये है कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, उस पर कैसे नजर रखकर हम लोग चीजों को देख सकते हैं, उसके हिसाब से डेटा सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है काफी कि हम लोग इसको इस तरीके से देख पाते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा डेटा है जिसके बेस पर हम लोग आने वाली चीजों का अंदाजा लगा पाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में कि पीएमआई के बारे में आप लोगों को बताना है, तो यहां पर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, तो दोनों को पोज कर आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर इसका आंसर होगा। जैसे पहले वाले में अगर आप लोग देखें तो यहां पर बोला गया कि यहां पर पीएमआई जो है कंपाइल किया जाता है IHS जो मार्केट यूएसए बेस्ड, तो ये बोला गया यहां पर। ठीक है, तो पीएमआई जो है यूएसए बेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कि ये डायरेक्ट करता है इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे चल रहा है। पीएमआई जो है वो मंथली आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर ये लंदन बेस्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कंपाइल कर आप लोगों के सामने रखता है डेटा, ना कि यूएसए बेस्ड। तो इसके साथ में कंपेयर करके जब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, तो हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर इसका सी देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर जब हम लोग बात करें किसके बारे में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करें, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डिसीजन जो मेकर रहते हैं, एनालिटिस्ट रहते हैं, जो एक तरीके से इन्वेस्टर रहते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे तो दोनों के दोनों करेक्ट है, तो आंसर सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है, ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्यों इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर, तो आंसर डी होगा। तो इसलिए ध्यान से देखकर चीजों को चलना है, यही खेला खेला जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ना क्यों जरूरी है, ये प्रीक्लेम्सिया लिखा हुआ है। इसको जब हिंदी में पढ़ोगे तो प्राग्रभ्रक्षकप, तो ये शब्द आप लोगों का निकल कर आता है। कई सारे बच्चे जो है इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। प्रीक्लेम्सिया सुनने में थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसलिए कहता हूं कि दोनों चीजें आप लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं रहेगी। अभी क्या है न्यूज में यहाँ पर, अर्ली प्रेडिक्शन अगर प्रीक्लेम्सिया का कर लिया जाता है तो यहाँ पर बेसिकली चीजों को थोड़ा सुधारा जा सकता है। क्या है पूरा मुद्दा यहाँ पर समझते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन देखने को मिलती है, सीरियस जो ब्लड प्रेशर कंडीशन के तहत यहाँ पर जब लगभग 20 वीक की प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, तो इसकी वजह से ऑर्गन जो है वो इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं और डैमेज भी होते हैं कई बार, और इसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान जाती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कई सारे काम किए जाते हैं। प्रीक्लेम्सिया के जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, यानी कि आप लोग प्रोटीन यूरिन बेसिकली बोल सकते हो कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलता हुआ नजर आएगा। चेंज इन विजन, इवन ब्लर हो जाता है और दिखना भी बंद हो जाता है, कई बार ये कंडीशन देखने को मिलती है। मेडिकेशन तो एस्पाइरिन यूज की जाती है नॉर्मली, पर लेकिन लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। गुड डाइट और सही तरीके से नींद वगैरह वो सब चीजें लेना। और जो नॉर्मल चीज इस्तेमाल की जाती है वो है लिक्विड बायोप्सी। ये आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कि यहाँ पर इस तरीके से जाकर जो है चीजों को निकालने की कोशिश की जाती है। ये सिस्टम कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये फॉलो किया जाता है, ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यहाँ पर चीजों को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इवन मैंने आप लोगों को शायद पहले एक बार डिस्कस भी किया था, एक कोई मतलब दोस्त था, उसके जो दोस्त के भाई थे, ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में जो है वो ट्विंस थे यहाँ पर। ठीक है, तो ट्विंस थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो डॉक्टर था वो बेसिकली एक कंडीशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और उस टाइम पर जो वाइफ थी बेसिकली उसके भाई की, उसकी डेथ, और उसी के साथ में एक बच्चे की डेथ हो गई यहाँ पर। तो एक चाइल्ड यानी कि बच्चे की डेथ हो गई और एक बच्चा ओनली यहाँ पर बच पाया। तो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, जब कई सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना और पहले से पता चल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जच्चा और बच्चा के लिए। तो ये हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। प्रीक्लेम्सिया एक सीरियस ब्लड प्रेशर कंडीशन होती है जो डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये यहाँ पर इसको अगर पता चल जाए तो अच्छे से हम लोग इसको ट्रीट कर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट डे तक सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट डे तक भी इससे रिलेटेड सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कि ये ऐसी बीमारी है कि यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो 22 मई को यहाँ पर वर्ल्ड प्रीक्लेम्सिया डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है, इंडिया जो है वो एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पर सपोर्ट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, किसमें कि लीगल और जुडिशियल जो कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाई जा सके। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है जो कि रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिला, अलग अलग रीजन की वजह से। 10वीं मीटिंग जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो मिले वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उन्होंने कोशिश की कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लॉ एंड जस्टिस जो है श्री अर्जुन राम मेघवाल जो है उनके द्वारा ही पार्टिसिपेट किया गया, और यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब यह कि कल को चलकर किस तरीके से चीजों को ये सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, खासकर अगर लीगल मैटर होते हैं इनके मेंबर के बीच में, और कोई जुडिशियल अगर चीजें होती हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं मिलकर। तो ये जो मीटिंग थी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कई बार, जैसे कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो साइन की गई मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसमें इंफोसिस किसके ऊपर है कि कैसे सारी मिनिस्ट्री जो यहाँ पर पर्टिकुलर लॉ एंड जस्टिस वाले वो कोऑपरेट कर सकते हैं, लीगल प्रोसीजर को कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे चीजों को साथ में लेकर चल सकते हैं। एक सेकंड, पेन दूसरा लेते हैं।
कैसे चीजों को साथ में इंप्लीमेंट करने के लिए एग्री हो सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं लीगल कोऑपरेशन, एक तरीके से एरा को और बेटर एक्सचेंज एक्सपीरियंस, नहीं मुझे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में मिलकर काम कर लेते हैं, तुमको उसके बारे में ज्यादा पता है मिलकर काम कर लेते हैं, वो सारी चीजें कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं, एक्सपर्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट सब सर्विस लीगल सर्विस के मैटर में। अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें चीजों को डिसाइड किया जाएगा, जो कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कजाकिस्तान के अंदर में 2024 में। तो नेक्स्ट मीटिंग के बारे में कोई पूछे तो आप लोगों से क्वेश्चन याद रखना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्टर है उनकी नेक्स्ट मीटिंग कहां पर देखने को मिलेगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की अगर कवर हो जाए तो मजा ना आ जाए यहाँ पर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लेते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब फाउंड की गई तो 2001 का साल था, और ये रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, किर्गिज, इसी के साथ में कजाकिस्तान यानी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 6 देशों ने मिलकर यहां पर इसको स्टार्ट किया। बाद में चलकर इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए और कंट्री इसमें जुड़ना स्टार्ट हो गए यहाँ पर इस तरीके से। तो फिर यहाँ पर चलकर 2005 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था कि हाँ भाई साहब आओ और मतलब समोसे खाओ और जाओ। फिर आगे चलकर 17 में पूरा मेंबर बन गया कि अब समोसे बनाओ भी बैठ के साथ में हमारे, ठीक है। ईरान को अभी रिसेंटली ऐड किया गया, तो टोटल मिलाकर 9 मेंबर इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ब्रिक में टोटल कितने मेंबर हो गए मैंने अभी आप लोगों को बताया था, टोटल 11 मेंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका कब ऐड किया था बताइए जरा, जो बीजिंग और चाइना आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रेड्स के बारे में बात करें तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये परमानेंट ऑर्गन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। समिट जो है वो एनुअली रहती है यहाँ पर, ये रोटेशन बेसिस पर आप लोगों के सामने यहाँ पर आती रहती है, ठीक है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये चीजें हैं कुछ आप लोगों के सामने, इनके बारे में देखते हैं। बाकी जो मेन मुद्दा है वो है स्ट्रक्चर कैसे होती है, हेड ऑफ द जो स्टेट रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट काउंसिल रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉरेन अफेयर की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और संघाई कॉर्पोरेशन सेक्रेटरीट, ये इसके पार्ट रहते हैं जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर अपना काम करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर, 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है समटाइम मेंशन इन द जो न्यूज में है, किसका है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन गया कि हाँ चाइना का है यहाँ पर। तो क्वेश्चन घुमा फिराकर आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया जो है वो किसका मेंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन गया यहाँ पर। तो इंडिया जो है वो तीनों का मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो ताजा क्वेश्चन है अभी 2022 का, तो बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए भी गए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड किया गया था इसके बारे में क्वेश्चन है, तो बताइए। तो ये फाउंड किया गया था संघाई 2001 में। हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, संघाई चाइना। इंडिया जो है वो मेंबर है 2017 से, और ईरान जो है वो लास्ट मेंबर ऐड हुआ है। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से देखा जाए तो संघाई चाइना, कहने के लिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पर हेडक्वार्टर कहां पर है अभी बताया आप लोगों को, बीजिंग में है, संघाई में नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार परेशान करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एससीओ के बारे में पूछ रहे, अगर रेट्स के बारे में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं, तो परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, ठीक है। हेडक्वार्टर आप लोगों को रेट्स का देखने को मिलेगा संघाई चाइना के अंदर में। समिट एनुअली देखने को मिलती है, चेयरमैनशिप जो है मेंबर रोटेशन होता रहता है। तो कौन सा सही है यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या किया है, यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि संघाई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है संघाई के अंदर हेडक्वार्टर, तो रेट्स के बारे में बोला अभी यहाँ पर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका सी देखने को मिलेगा, सी नहीं बी देखने को मिला क्योंकि तो गलती हो गया, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन, जैसे मैं पूरा डिस्कशन करता हूं पहले तो क्वेश्चन काउंट करना आप लोग, ठीक है, पूरी वीडियो के अंदर है, फिर बताना आप लोग ये कितने क्वेश्चन जो है आप लोग के क्वेश्चन सही हुए, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग की टेस्ट सीरीज भी एक साथ साथ में चलती रहती है, प्रैक्टिस होती रहती है हर एक टॉपिक की। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो चीजों को अच्छे से लेकर चलोगे तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। ये चीज़ मुझे देश की बड़ी अच्छी लगती है, हम ही अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो एक तरीके से सांसद और जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए। हम ही उनको चंदा देते हैं कि भाई साहब लो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाओ। इसी के बाद में जैसे ही चुन के आ जाते हैं, फिर जैसे ही वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कौन हो बब्बा, हम पहचाने नहीं है तुमको, कहाँ से आए हो यानी कि जिस काम के लिए उनको बैठाया जाता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर काम को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई साल पहले भी न्यूज़ में था और ये अभी भी न्यूज़ में है और आगे भी न्यूज़ में रहेगा। तो ऐसे टॉपिक को एक बार बैठकर अच्छे से निपटा लो, उसके बाद में बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, आखिर क्या क्या दिक्कत है, अभी क्यों न्यूज़ में है, आगे भी न्यूज़ में रह सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया।
इस लेक्चर की खासियत क्या रहती है? ये रहती है कि आप लोगों से जो भी मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ उसके एंड में क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन होगा, तो ये आर्टिकल आप लोगों को टकटकी लगाकर सुनना है, तभी आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो देखता हूँ, चैलेंज आप लोगों के लिए, देखता हूँ कौन क्वेश्चन का आंसर देगा वीडियो के एंड में। अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, अभी पहले ये बताते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में इसलिए है कि अब फिलहाल जो है लगभग 2018 से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो जिनको यहाँ पर चंदा मिल रहा है, वो 10,000 करोड़ यहाँ पर हो चुका है। आप लोगों को पता है कि 8,000 करोड़ अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास में होते हैं तो यूनिकॉर्न बन जाती है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। ठीक है अगर बात करूं यहाँ पर तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है यार ये पिक्चर मुझे बड़ी प्यारी लगी पर्सनली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि चंदा किसको जा रहा है और कौन दे रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पर जनता को किसी को नहीं दिखेगा किसके पास में कहाँ से पैसा किसका आ रहा है, यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि कानून के पास में जब आप लोग जाते हैं तो कानून की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जो आप लोग बताओगे वही सुनेंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता को नहीं पता चलेगा, ठीक है, कहाँ से किस बैंक में से कहाँ से पैसा कहाँ पहुंच गया, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू हमारे देश में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे होते हैं? ये बिल्कुल एक तरीका टोकन होता है। अभी आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं एक इस तरीका टोकन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग अपने बैंक से, यहाँ पर बैंक अपना नहीं, खासकर एसबीआई बैंक से आप लोग जाकर ये टोकन खरीदोगे और ये टोकन अपने पास में आप लोग मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं। 15 दिन के बाद में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये ले जाकर नहीं दिया तो। मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा अभी समझाता हूँ। इसके लिए आप लोगों में छोटी सी एक स्लाइड दिखाऊंगा और इस स्लाइड में इस पूरे जो बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब पूरा आर्टिकल जो है वो निचोड़ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में, तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री के सिटीजन या फिर कंपनी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीद सकती हैं और एक ही इकलौता बैंक है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं आप लोग कभी भी खरीद सकते हैं, जब मन गया मुंह उठाकर चले गए भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देना, ऐसे नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर टाइम डिफाइन किया गया है, जैसे कि आप लोग इनको परचेज कब कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं 10 दिन। ठीक है, एवरी जो यहाँ पर क्वार्टर के जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं, यानी कि जनवरी के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन, अक्टूबर के 10 दिन, तो इस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग के 10 दिन में आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। और कितने डिनोमिनेशन के आप लोग परचेज कर सकते हैं? 1,000 का डोनेशन दे सकते हैं या फिर 10,000 का, थोड़े से और अमीर है तो 1 लाख का, और भाई साहब आप लोग सुपर रिच है तो 1 करोड़ रुपए भी किसी को दान दे दो आप लोगों की अगर सेहत पे फर्क ना पड़े तो। यानी कि 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में मैंने बताया कि आप लोग वैसे नहीं इनको ले पाएंगे, आप लोगों का केवाईसी कंप्लीट होगा तभी आप लोग इनको खरीद पाएंगे एसबीआई से जाकर, और 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। 15 दिनों के बाद में आप लोग क्या करना है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग को देना है उसको जाकर दे देना। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, इनको भुना लेगी। ऐसे नहीं चेक दे दिया, चेक लेकर अपना जाकर पैसे निकाल लिए, तो ये एक तरीका चेक ही आप लोग बोल सकते हो इस तरीके से। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर, और इंटरेस्ट फ्री है यहाँ पर, जिसके पास में चला गया उसी का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जिस टाइम पर ये लाया गया था उस टाइम पर यहाँ पर बड़ा फोकस दिया गया था कि केवाईसी की, इसमें बेसिकली केवाईसी ली जा रही है। केवाईसी मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। जब बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक वाले नहीं बोलते हैं केवाईसी कंप्लीट कर लो भाई, वही वाली केवाईसी है यहाँ। तो ये केवाईसी कंप्लीट है तो इसका मतलब पता है कि कौन बॉन्ड खरीद के लेके गया, पर लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देगा। एसबीआई ने तो बेच दिया बॉन्ड, वहां से ले गए आप लोग निकल कर, पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप लोग ले जाकर दे रहे हो ये नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई से निकल गया वो टोकन। अब जिसको आप लोग दोगे उस पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं अकाउंट कहां पर होगा, वो जाकर अपना उसको निकाल लेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है वो यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लेती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए भी एक प्रोसीजर रखा गया है। ऐसे तो कुकर मुत्ते की तरह दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर डेवलप किया गया है। जैसे कि अगर सेक्शन 29A के बारे में बात करें, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, 50 कौन सा है? वो हमारे लिए है, वोट वगैरह सारी चीजें। 51 कौन सा है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो अगर आप लोग जो एटलीस्ट 1% वोट आप लोगों को मिली हो, जो अभी मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वो जनरल इलेक्शन हो या फिर असेंबली के इलेक्शन हो, तो ही आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप लोगों को मिल पाएगी। यानी कि हवाबाजी नहीं कि हाँ भाई साहब हमको भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने आप लोगों ने पता चला कल ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, चंदा लेने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसे होने लगा तो भाई साहब हो गया फिर तो काम। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो लिए जाते हैं।
और फिर ले जाकर आप लोग चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, खरीदने से लेके पर्टिकुलर जो अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को देने तक का। तो ये जैसे दिखाया मैंने अभी SBI का द्वारा यहाँ पर इसको एक तरीके से पब्लिकली रखा जाता है। अभी यहाँ पर ये सारी चीजें, अभी अगर बात करें डोनर के द्वारा कितना पैसा दिया गया, तो ये दिखा रखा है 2008 में, यहाँ पर जो 18 में सॉरी, यहाँ पर 1000 करोड़ आया था, 5000 करोड़ 2019 में, फिर लगभग यहाँ पर 363 जो करोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला 2020 में। वैसे भी कोविड-19 आ गया था, खस्ता हालत तो रखी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। फिर 1500 करोड़ हो गए यहाँ पर, ठीक है, 2021 में, और फिर 2252 करोड़ कब हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2022 में। तो यानी कि अब फिर से और अच्छे से लेवल पर यहाँ पर चीजें आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हैं अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर ये आंकड़ा पार कर चुके हैं, और यहाँ पर ये पैसा जो है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा आप लोगों ने दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं उन पैसों का, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा लेती हैं तो फिर आप लोग देखते हैं उसी के बेस पर वो इलेक्शन लड़ती है, उनका खर्चा जो रहता है, उनके कार्यकर्ता जो रहते हैं, उनके पंपलेट जो छापे जाते हैं, उनकी जो आगे चल के जो मीटिंग होती है, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने का जो काम करती हैं, तो ये चंदा बेसिकली यहाँ पर मिलता है। पर लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें देखने में लगती हैं उतनी अच्छी होती नहीं है। बैकग्राउंड में नहीं कहते कि एक तरीके से ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर कहने हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो क्या इसको, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को? ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब यहां पर बैंक से खरीदा जाता है, ठीक है, तो यहां पर अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर ये बॉन्ड दिया जाता है, मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रूल कर रही होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ABCD हर एक स्टेट या फिर सेंटर में, उसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो यानी कि इसका मतलब तो ये होगा जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम निकलवाएंगे कल को चलकर, यानी कि आगे चलकर गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन पैसा देगा, तो यहाँ पर इतना कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है वो अपना काम निकल पाएगा। तो जनता के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है इससे, और जनता को पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहां पर आ रहा है और कहां पर जा रहा है, यानी कि पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है डोनेशन क्या आ रहा है। बहुत ही रेयर एक आधी पॉलिटिकल पार्टी आकर बताती है कि भाई साहब इतना पैसा मिला है, वही बताएगी जिसको कम मिला होगा, ज्यादा वाला वहां पर नहीं बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, कोई भी इनको नीड नहीं है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आप लोग अपना जो भी मनी कमाते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर जो लेवल की इनकम जब होती है तो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली ITR फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल करते हैं। पर लेकिन यहां पर ये 1 बिलियन से भी ऊपर यानी कि 10,000 करोड़ यहां पर ये अपनी एक कंपनी बनाए बैठे हैं, और इनको यहां पर ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ऊपर से यहां पर पहले एक कैप हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कि ये कंपनी जो है इससे ज्यादा चंदा नहीं दे पाएगी। अभी वो कैप भी हटा दिया है, भाई साहब खुला दरबार है, जितना चाहो उतना चंदा आप लोग दो। तो इसके चलते कई बार ऐसा रहता है कोई ब्लैक मनी को भी यहाँ पर एक तरीके सिस्टम में लाने की कोशिश करे तो आराम से उसको सिस्टम में लेकर आ सकता है। तो इसके चलते भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें बताई। अभी इससे भी बड़े बड़े कंसर्न में आप लोगों को गिनाऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। वो क्या है अभी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, और ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाए। कईयों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछ लेगा, बोलेगा बताओ भाई साहब ये जो अभी बॉन्ड आए बताओ ये सही है या फिर गलत है। आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर जब ये आए थे तभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत सारे आर्टिकल भी छपे थे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस भी किए थे आप लोगों से। तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं, एक जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे योगेंद्र यादव जी हैं शायद उनका नाम, जो आर्टिकल लिखते हैं, कई सारे आर्टिकल तो उनके द्वारा भी लिखे गए थे। ठीक है, अभी अगर बात करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि एक तरीके से जो बेसिक आइडिया था कि जनता को पता चलेगा, चीजों का ट्रांसपेरेंसी आएगी, इलेक्शन फंडिंग के बारे में, वो सारा बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि जनता को तो क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू जैसे, बेसिकली कुछ भी नहीं मिला उनको। तो अगर देखा जाए उनको पता ही नहीं चल रहा है किस बैंक में से कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं, बस ट्रांजेक्शन चल रहा है और 10,000 करोड़ का पैसा चला गया। तो ये एक गलत चीज यहाँ पर होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अगर आप लोग बात करें यहां पर जो भी मनी यहां पर आ रही है तो बड़ी बड़ी कंपनी यहां पर लेकर आ रही है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी के पास है मैक्सिमम फंडिंग आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगी। तो जो बिग कंपनी है यहां पर एक तरीके से वो क्या कर रही है, वो फायदा उठाएंगी। ठीक है, एक तरीके से वो देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, एक तो उसका पैसा खपत जाता है, चलो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देते हैं, और उसका पैसा खपतने के बाद में उसका काम भी निकल जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है कई बार, पॉलिटिकल पार्टी जो है कंपनी देखती है अच्छा काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा रहा है हमारे राज्य में, तो उनसे एक बार उससे कई बार से नहीं कि हफ्ता वो नहीं खो के पहुंचा देना भाई। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से देखने को मिलते हैं यहाँ पर कि काम निकलवाना है तो ये काम करना पड़ेगा।
और इसी के चलते अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रिसेंटली कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली राज्य के अंदर ज़्यादा हो रहा था, खरीदे बेचे जा रहे थे एमएलए। तो कई सारी ऐसी न्यूज़ सामने निकल कर आती हैं, तो भी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है। तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। मान लीजिए कल को आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं या फिर मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपने जो भी पैसे होंगे थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा बहुत चंदा जितना हो पाएगा, मतलब उससे अपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कल को चलकर बोलेंगे 50-100 करोड़ रुपए भाई साहब इलेक्शन पे लुटा देंगे, ऐसे तो हम लोग शरीर किडनी बेचकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक बेसिक माहौल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कहां से पैसा किसको आकर किसको जिताकर चला जाता है। इसी के साथ में जो हम जैसे जो लोग हैं, आप लोगों को पता है हमको किसी को कल को चलकर वोट देनी है, तो यार हमको पता तो होना चाहिए उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कम से कम आप लोगों को यहां पर जनता को बताना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है उसके तहत यहां पर उनको अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो राइट टू नो भी यहां पर आता है, कि उनको पता होना चाहिए यार जो 5 साल तक हमारे ऊपर बैठेंगे लोग आकर, वो क्या क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसका पता होगा तो हम लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सही आदमी है या फिर ई रॉन्ग नंबर है, तो वो वाली चीज़ समझ में आएगी। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारी चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। इसी के साथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है एक तरीके से उसकी डिटेल मिल नहीं पाती है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कहां से हो गए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं पैरेलल में। ये खतरनाक लेवल की चीज हो जाती है। इसके ऊपर तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जितने क्वेश्चन मार्क लगाए जाए उतने ज्यादा है उतने कम है। रीजन क्या है, यहाँ पर एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिकल लीडर और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन उनके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो कैरेक्टराइज कराया जाता है एक तरीके से कि बिजनेसमैन का रिलेशन हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई स्कीम निकाल के लेकर आएगा, कुछ भी एक तरीके से चीजें करेगा, तो उसमें इस तरीके से लेकर आएगा ताकि जो भी यहाँ पर उसके यार दोस्त हैं उनको फायदा हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है पूरा, ठीक है। अब इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना था। देखता हूँ कौन कौन से आंसर दे पाता है। बात की जा रही है यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में और 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहले बोला गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो यहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रोल सिस्टम, यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम, तो ये इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग। जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा। दूसरा बोला गया एनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में वो एलिजिबल है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के अंदर में। तीसरा बोला गया ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक हैज गिवन द मतलब एक तरीके से ऑथराइजेशन फॉर हैंडलिंग द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन मतलब सही है, ठीक है। ए बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर, इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज कर और मैं आप लोगों को बताता हूँ मैक्सिमम जो है गलत आंसर देने वाले हैं, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट, ए बी सी एफ डी बताइए, हो गया अटेम्प्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट शब्द आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। पहली सही है कि हाँ कुछ हद तक यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या, जैसे कि केवाईसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। कम से कम ये पता है कि पैसा कौन दे रहा है, पहले तो यही नहीं पता रहता था चुन्नू मुन्नू टुन्नू कौन पैसा दे के चला गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखते हैं। और पूछा इनकरेक्ट गया है तो इनकरेक्ट बाकी की तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1% वोट अचीव करती है पिछले इलेक्शन में। इसी के साथ में ऑल बैंक थोड़ी ना है, यहाँ पर एसबीआई को मेनली यहाँ पर ये पावर दी गई है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए क्वेश्चन का पता होते होते भी यहाँ पर बेसिकली गलत हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर, यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये आंसर इसका बी हो गया। एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर और डाल दिए, अगर आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। कैपिटलिज्म और बेसिकली जो यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर आप लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें आप लोगों को सही देखने को मिलेगी, पर कहीं कहीं आकर जैसे कि ये वाला आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है क्रोनिक जो यहाँ पर बेसिकली क्रोनिक कैपिटलिज्म में अपने फेवर के लिए, ठीक है।
और कंज्यूमर एक तरीके से उनको फोर्स किया जाता है बाई करने के लिए ओल्ड प्रोडक्ट। ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। मैक्सिमम तो वही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल का कोई आइडिया होता है, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर को बेसिकली एक तरीके से कंज्यूमर जो रहता है वो एक गिव द कंपनी मनी फॉर द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ रहती है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम पे पावर में रहती है और जो यहाँ पर जो कंपनी रहती है उसमें एक नेक्सस हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर अपना हिसाब से काम चला सके। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बॉन्ड के बारे में कुछ भी अब लिखने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा। पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया यहाँ पर, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है और फीडबैक जरूर देना है, जैसा मैंने बोला है, उसके बिना काम नहीं चलता है। ओके दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर जियो पॉलिटिक्स को आप लोग ध्यान से समझोगे, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आप लोग ध्यान से समझोगे, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि अगर एक इंसान जो है एक के साथ में दोस्ती कर रहा है, आप लोग बोल सकते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए का दुश्मन है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा किम जोंग उन। तो यहाँ पर पुतिन जो है उसके साथ में दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जो है वो मीट कर सकते हैं पुतिन के साथ में रसिया के अंदर में। तो ये अलग ही लेवल की कहानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब इग्नोर कर रहे हैं। यूक्रेन वार को लेकर पुतिन साहब को जो है साइड में ढकेल दिया है, ऐसी कंडीशन करने की कोशिश की जा रही है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है बर्बाद करती नजर आ रही है। इसलिए एक बैलेंस बनाने वाली जब बात आती है, तो अभी ईरान हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये ऐसे लोग हैं जिसको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, और चाइना और रसिया जो है मिलकर इस पर काम करते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर। तो किम जोंग उन जो है पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, पर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की चीज़ देखने को मिल रही है, इसमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा तो वो भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी म्यांमार को अलाउ नहीं किया जाएगा 2026 में आसियान की मीटिंग को लीड करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से आप लोगों को देखने को मिलेगा मिलिट्री जो है वो रूल कर रही है, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इवन वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, नाम बताइए, आंग सांग सुई की, बताइए कौन से साल में इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। वो फिलहाल जो है जेल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर वे में एक तरीके से कई बार हाउस अरेस्ट तो कभी जेल में बुरी कंडीशन कर रखी है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये निकल कर आती है कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे बुरी कंडीशन ये कि तो ऐसे इंसान को यहाँ पर कि आर्मी जो है वो ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे। आसियान का बेसिक पर्पज पता है क्या था? आसियान का बेसिक पर्पज ये था कि वो कैसे काम कर सकते हैं मिलकर दूसरे देशों के तरीके से, जैसे यूरोपियन यूनियन काम करती है ना, आसियान का भी यही मुद्दा था, बिल्कुल ऐसे ही काम करें। पर लेकिन आसियान में कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इनका जो सोचा समझा इनकी साजिश थी वो। बाकी 10 मेंबर आप लोगों को आसियान के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग आसियान के बारे में कुछ पूछने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल मिलाकर 10 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आसियान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाउट जो है वो इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे G20 के पूछ ले तो कल को चलकर आसियान के भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये एक मेंबर आप लोगों को 10 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और जो सरप्राइज के बारे में आप लोगों से बात की थी वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया अभी मंडे के लिए, ठीक है ना। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि उसमें डिसीजन लिए जा रहे हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी जो PDF है वो आप लोग कुछ तो प्रोवाइड करा दी गई है, बाकी अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन, जहां से चाहें आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग ये बताइए, आज जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए उन सारे के सारे आर्टिकल्स में आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा लगा, और बाकी कितने आर्टिकल डिस्कस किए जरा एक बार रिकॉल कर बताओ, देखता हूँ कौन कौन रिकॉल कर पाता है। ये रिकॉल करना आसान बात नहीं है, ठीक है, आग का दरिया है और डूब कर जाना है, वो वाली बात आप लोग समझ सकते हो। तो अच्छे से रिकॉल करो, देखता हूँ कौन सही से इसको रिकॉल कर पाता है और कौन सही आंसर यहाँ पर दे पाता है। तो ये अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर को टकटकी लगाकर काफ़ी अच्छे से सुना है। तो बाकी भारत इंडिया में से किसको आप लोग चूज करोगे जरूर बताना, और आंसर राइटिंग जरूर करिएगा अच्छे से, इसी से चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। और दिल्ली के बारे में जो बातें बोली जा रही हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की, तो बातें सुन लेना। बाकी सेक्युलरिज्म का आर्टिकल कैसा लगा, काफ़ी तसल्ली में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।